पहले आप अपने इमोशंस को जानें, आप आइडेंटिफाई करें कौन से इमोशंस हैं, कौन से ऐसे हॉट बटन हैं जो ट्रिगर होते हैं तो आपकी डिसएम्पावरिंग स्टेट स्टार्ट हो जाती है। जब आप अवेयरनेस के लेवल पे जाते हैं तो फिर नेक्स्ट फेज़ आता है कि अब आपने इनको मैनेज कैसे करना है। हमने डिसएम्पावरिंग स्टेट के इमोशंस को बाईपास करना होता है ताकि जो हमारा बिहेवियर है वो फ्लो में रहे। बिहेवियर हमारा रुकता तब है जब हम डिसएम्पावरिंग स्टेट को डोमिनेंट कर देते हैं। स्ट्रेस किन कामों से होता है? स्ट्रेस उन कामों से होता है जो हमने पहले कभी नहीं किए हुए होते, जिनके लिए हमारा माइंड मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, हमारे मेंटल मसल्स जो हैं बिल्ट नहीं होते। लेकिन एक ऐसा काम जो हम रूटीन में कर रहे हैं और अगर वो लेते हुए हम स्ट्रेस ले रहे हैं, इट मीन कि हमारी जो सेल्फ टॉक है उसमें प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो 3 किस्म की रेजिस्टेंस माइंड में आती है जो आपको सीखने से रोकती है। नंबर 1 आपका एक्सपीरियंस, नंबर 2 आपकी डिग्री, ठीक है, नंबर 3 आपकी पोजीशन। ये 3 ऐसे बैरियर हैं जो आपके लर्निंग में हर्डल के तौर पे सामने आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आशा खान। हमारे जहाँ जहाँ लाइफ आगे फास्टली चलती जा रही है, बहुत सारे मसाइल भी साथ साथ ही चल रहे हैं और इसके साथ साथ ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग भी होती है, ग्रोथ भी होती है। चाहे आप ज़िंदगी का कोई भी पहलू ले लें, उसमें ट्रेनिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। आज हमारे साथ मेहताब हमीद साहब मौजूद हैं जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं एंड को फाउंडर ऑफ शेपिंग फ्यूचर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ट्रेनिंग किस किस्म की कराते हैं और किस तरह से हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं ट्रेनिंग सेशंस में रहते हुए। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि को फाउंडर हैं आप शेपिंग फ्यूचर शेपिंग के, फ्यूचर, तो ये क्या है? मतलब बिकॉज ये मैं नया एक नाम सुन रही हूँ, सो ये आई थिंक सो कि आप लोगों को, व्यूवर्स को पता होना चाहिए कि ये किस किस्म की ट्रेनिंग है। अच्छा देखें, शेपिंग फ्यूचर जो है ये बेसिकली ट्रेनिंग एजेंसी है और इसमें हम ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और हम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ट्रेन करते हैं और ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल्स पे होती हैं। पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है, कम्युनिकेशन की है, टीम बिल्डिंग की है, लीडरशिप की है, इमोशनल इंटेलिजेंस की है। बेसिकली हम बिहेवियरल चेंज के लिए ट्रेनिंग करते हैं बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स होती हैं कि कुछ गैप एरियाज़ हैं, उन पे हमने अपने लोगों को ट्रेन करना है, उनके बिहेवियर में चेंज लाना है। सो उस बिहेवियरल चेंज के लिए शेपिंग फ्यूचर एज अ बिहेवियरल चेंज कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द शेपिंग फ्यूचर फिलॉसफी। ठीक है, मतलब कि आपने अपनी पूरी पर्सनालिटी को शेप करना होता जी है, एग्जैक्टली, उसमें फिर सारे तमाम एस्पेक्ट्स आते हैं। एग्जैक्टली। अब इमोशनली एक पर्सन जो है इमोशनली थोड़ा सा सेंसिटिव है, ठीक है। अब व्हाट डू यू थिंक कि उसका बिहेवियर जो है वो क्या अफेक्ट करता है या नहीं करता, या अगर वो अपने आप को इमोशनली बहुत स्टेबल रख सकता है तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते? देखें, अगर हम बिहेवियर की साइंस को समझे ना तो मैं एक सिंपल इक्वेशन अपनी ट्रेनिंग्स में भी समझाता हूँ, 1+1+1=3। जो पहला 1 है उसमें हमारी सेंसेस से आने वाला डाटा है, दूसरा 1 हमारे माइंड का फ़िल्टर है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, थर्ड 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारी इमोशनल स्टेट है। अब इमोशनल स्टेट डायरेक्टली हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। अब अगर बिहेवियर को आपने चेंज करना है तो आपको इंग्रेडिएंट्स में चेंजिंग करनी होगी, लाइक कि सेंसेस से आने वाले डाटे में, अपने फ़िल्टर में और अपनी इमोशनल स्टेट में। अब इमोशनल स्टेट 2 किस्म की हैं, एक है एम्पावरिंग और एक है डिसएम्पावरिंग। हम अगर इसको सिंपली देखें, हम नेगेटिव नहीं कहते, एक एम्पावरिंग है, एक डिसएम्पावरिंग है। एम्पावरिंग इमोशनल स्टेट में हमारी जो बॉडी है वो हमें अंदर से साथ दे रही होती है, हमारी ड्राइव बड़ी स्ट्रांग होती है, हम काम खुशी से कर रहे होते हैं। डिसएम्पावरिंग में हमारे इमोशन हमारा साथ नहीं दे रहे होते, हमें स्टक कर देते हैं, हम बेसिकली अंदर से कनेक्ट नहीं होते। सो हमने अपने इमोशन को एम्पावरिंग स्टेट में लेके जाना है। अब एम्पावरिंग स्टेट में लेके जाने के लिए आपको इमोशनल अवेयरनेस चाहिए पहले, कि पहले आप अपने इमोशंस को जानें, आप आइडेंटिफाई करें कौन से इमोशंस हैं, कौन से ऐसे हॉट बटन हैं जो ट्रिगर होते हैं तो आपकी डिसएम्पावरिंग स्टेट स्टार्ट हो जाती है। जब आप अवेयरनेस के लेवल पे जाते हैं तो फिर नेक्स्ट फेज़ आता है कि अब आपने इनको मैनेज कैसे करना है, आपने इनको फिक्स कैसे करना है। लेट्स सपोज कि आपको पता है कि एक काम करने से आपकी डिसएम्पावरिंग स्टेट एक्टिव हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपने उसको नेक्स्ट टाइम बायपास करना है। अगर आप बायपास नहीं करेंगे और उसी वे से गुजरेंगे, इसकी एग्जांपल सिंपल है कि जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, सो हम ओवरफ्लाई से क्यों जाते हैं, ताकि हमारा नीचे हम रश में स्टक ना हो। अब वो जो रश में स्टक होना है ना, वो डिसएम्पावरिंग स्टेट है। वहाँ पे आप जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो बेहतर है कि आप बायपास करें, पुल का इस्तेमाल करें और आगे निकल जाए। सो हमने डिसएम्पावरिंग स्टेट
स्टेट के इमोशंस को बाईपास करना होता है ताकि जो हमारा बिहेवियर है वो फ्लो में रहे। बिहेवियर हमारा रुकता तब है जब हम डिसएम्पावरिंग स्टेट को डोमिनेंट कर देते हैं और ऑल टाइम वही एक्टिव रहती है, हम सैड रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं और लोग कहते हैं कि इस बंदे का बिहेवियर जो है बड़ा अजीब सा है। सो उसको फ्लो में लाने के लिए हमने एम्पावरिंग स्टेट को एक्टिव रखना है, क्योंकि ये इक्वेशन का वन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम इंग्रेडिएंट में चेंजिंग नहीं करेंगे बिहेवियर हमारा चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। Exactly. अच्छा, आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मैं समझती हूँ कि स्ट्रेस हर तरफ है, चाहे आप वर्क प्लेस में ले लें, पर्सनल लाइफ हो जाए, प्रोफेशनल हो जाए, बिजनेस हो जाए, हर जगह। तो इमोशनली स्टेबल कितना होना ज़रूरी है सो दैट कि हम अपनी चीज़ों को टैकल कर सकें? देखें, पहले तो स्ट्रेस के वर्ड को हमने ना समझना है। अच्छा, बहुत से लोग स्ट्रेस होता नहीं है, वो अपने आप को ये मैसेज देते हैं सेल्फ टॉक में कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। अच्छा, वो छोटे से काम को अपने माइंड की लूप में इतना रिपीट करते हैं अपनी सेल्फ टॉक में कि वो स्ट्रेस बन जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्ट्रेस के वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब स्ट्रेस किन कामों से होता है? स्ट्रेस उन कामों से होता है जो हमने पहले कभी नहीं किए हुए होते, जिनके लिए हमारा माइंड मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, हमारे मेंटल मसल्स जो हैं बिल्ट नहीं होते। लेकिन एक ऐसा काम जो हम रूटीन में कर रहे हैं और अगर वो लेते हुए हम स्ट्रेस ले रहे हैं, इट मीन कि हमारी जो सेल्फ टॉक है उसमें प्रॉब्लम है, हमने उसको चेंज करना है। क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर, ह्यूमन बिहेवियर का सॉफ्टवेयर जो अपडेट होता है वो 70% हमारी सेल्फ टॉक से होता है कि हम अपने साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, हम अपने दिमाग में उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को कितना बड़ा कर रहे हैं। समटाइम वो प्रॉब्लम चैलेंज इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन हमारे दिमाग की तस्वीर उसको बहुत बड़ा कर देती है, जिसकी वजह से हम फिर स्ट्रेस फील करते हैं। और डेफिनेटली प्रोग्रेस के लिए, फुलफिलमेंट के लिए, हैप्पीनेस के लिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। लाइक कि आपने अपने माइंड को बड़ा पॉजिटिव रखना है, आपने अपनी सेल्फ टॉक को आइडेंटिफाई करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव फ्रेजेस रिपीट नहीं करने, और जो चीज़ है उसको बिल्कुल वैसा ही देखें। ये नहीं कि उसको आप इतना वर्स कर दें, इतना बड़ा कर दें कि वो आपके माइंड पे मेंटली स्ट्रेस डालना शुरू कर दें। अच्छा, ये जो आप ट्रेनिंग करवाते हैं इसमें इमोशनली, बिहेवियरली प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग्स होती हैं और ये अफेक्ट होती हैं? मतलब आपको उस टाइम पता चल रहा होता है कि लोग इस चीज़ को परसू कर रहे होते हैं? डेफिनेटली देखें, जो ट्रेनिंग है ना उसमें एक नीड एनालिसिस होता है, उसमें बैकग्राउंड, एक हिस्ट्री होती है, गैप एरिया होता है। उसके बाद हम ट्रेनिंग में उस जो भी गैप एरिया उसको लर्निंग के साथ अलाइन करते हैं। और फिर ट्रेनिंग इज़ नॉट कि हमने जस्ट एक कंटेंट रन करना है, हम एक लर्निंग एक्सपीरियंस वहाँ पे क्रिएट करते हैं और फिर उस लर्निंग एक्सपीरियंस को माइंड में हम नथी करते हैं, एंकर कर देते हैं। कुछ ऐसे एंकर्स दे देते हैं कि वो वर्क प्लेस में जब भी वो एंकर ट्रिगर करेंगे वो पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस उनके माइंड में रिफ़्रेश हो जाएगा। और जब वो रिवाइव होगा तो अनकॉन्शियसली उनके बिहेवियर में वो चेंज फील होना शुरू होगी। बिकॉज जो चेंज है ना, वो देखें चेंज क्यों नहीं आता, जब हम किसी चीज़ को कॉन्शियसली करते हैं वो लिमिटेड कैनवस में है। जब एक चीज़ आपके ऑटो माइंड में, अनकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाती है, फिर चांसेस हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपके ऑटो माइंड में बिहेवियर में नज़र आना शुरू हो जाएंगे, वो आपकी हैबिट्स का पार्ट बन जाएंगे। सो अमूमन चैलेंज ये आता है कि लोग कॉन्शियसली ट्रेनिंग को लेते हैं बट उसके बाद उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट नहीं करते, अनकॉन्शियस पार्ट में शिफ्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। ठीक है। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग व्हाट डू यू थिंक कि बहुत सारे लोग, अक्सर आपकी ट्रेनिंग्स में बहुत सारे लोग भी होते होंगे और बहुत कम भी होते होंगे, सो जो लोगों की जो क्वांटिटी है, लाइक कि वो कम लोगों में ज़्यादा इफेक्टिव होती है या ज़्यादा लोगों में ज़्यादा होती है? देखें, अगेन इट्स डिपेंड्स कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है। अब लेट्स सपोज के समटाइम हम 25 और 30 लोगों का एक बैच लेके चलते हैं जहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक बिहेवियर को उनके सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में शिफ्ट करना है ताकि वो उनके बिहेवियर में नज़र आए। बट एक जगह पे हमारे पास नीड है कि जस्ट हमने मोटिवेशन देनी है या जस्ट हमने एक प्रोसेस को ट्रिगर करना है, और वहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम में भी हो सकता है 300 हो, 400 हो, बिकॉज वहाँ पे हम एक टॉक से, एक एक्टिविटी से वो ट्रिगर करवा देंगे। सो ये केस टू केस वेरी करता है कि आपकी ट्रेनिंग की जो नीड्स हैं वो क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टाइम फ्रेम कितना है और आपकी ऑडियंस का लेवल कितना है। एक ऑडियंस ऑलरेडी उसका बेसिक लेवल क्लियर है तो वहाँ पे आपको चीज़ों को ट्रिगर कराना आसान है, एज़ कम्पेयर के एक ऑडियंस जो बिल्कुल अभी नहीं है, जिसका बेसिक लेवल क्लियर नहीं है, वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। फिर वहाँ पे आपने साइज़ को भी कम करना है, लाइक 30 to 40 का साइज़ जो है वो आइडियली समझा जाता है जब आपने कंप्लीट बिहेवियर शिफ्ट करना है अकॉर्डिंग टू नीड्स। ठीक है। सो अब बहुत सारे लोग जो हैं, अब बच्चे भी,
स्टूडेंट्स भी, आपका एक्सपोजर डेफिनेटली उसमें भी होगा. सो व्हाट डू यू थिंक कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो है उनको कितनी इस चीज़ की ट्रेनिंग सेशंस की ज़रूरत होती है? बिकॉज अगर आपने एक कर दिया, वही आप वाली बात है कि वो तो अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी तो फिर ही वो स्टेबल रहेगी ना. अदरवाइज वो यहाँ से उठे और उठ के चले गए और फिर वो सारी चीज़ें उन्होंने दोबारा से कर दी. तो मैक्सिमम कितने सेशंस होने चाहिए सो दैट कि मतलब एज अ ट्रेनर आप क्या सजेस्ट करते देखिए, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. लर्निंग देखिए आपकी रुकती नहीं है, आप कंटिन्यूसली चलते हैं, क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस ऐसा है जो रुकता नहीं है. अच्छा, जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनके बिहेवियर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनके मेंटल मैप इतने मिच्योर नहीं होते. क्योंकि देखें, जो एक छोटा पौधा है ना, उसको निकालना आसान है एज़ कम्पेयर एक बड़े दरख्त को. जैसे जैसे आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो 3 किस्म की रेजिस्टेंस माइंड में आती है जो आपको सीखने से रोकती है. नंबर 1 आपका एक्सपीरियंस, नंबर 2 आपकी डिग्री, ठीक है, नंबर 3 आपकी पोजीशन. ये 3 ऐसे बैरियर हैं जो आपके लर्निंग में हर्डल के तौर पे सामने आते हैं. इनको जब आप अडल्ट्स की बात करते हैं, प्रोफेशनल की बात करते हैं, तो ये 3 रेजिस्टेंस हैं जिनको हमने रिमूव करना है. जबकि स्टूडेंट्स में ये रेजिस्टेंस नहीं होती, बिकॉज वो अभी अपने उस एज में नहीं है, उनकी भी डिग्री चल रही है, तो उनको मोल्ड करना आसान है एज़ कम्पेयर प्रोफेशनल्स को. बिकॉज प्रोफेशनल के माइंड में रेजिस्टेंस बड़ी आती है और वो देखते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है, मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा. सो कहीं ना कहीं जजमेंट का उनका लेंस एक्टिव हो जाता है. तो उसको ब्रेक करना भी एक आर्ट है, जिसके लिए हम माइंड आर्ट्स की फ़िलॉसफी यूज़ करते हैं कि माइंड के पार्ट में हम इन 3 रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, उनके लर्निंग कर्व को एक्टिव करते हैं. फिर आर्ट्स के पार्ट में हम वो जो कंटेंट है रियल टाइम पे जो हमने डिज़ाइन किया है, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं, सस्टेन करते हैं. उसमें हम NLP का इस्तेमाल करते हैं, हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो लर्निंग का एक्सपीरियंस है उनके माइंड में डीपन हो जाए और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए और वो लॉन्ग टर्म पे अनकॉन्शियसली उसको एक्सपीरियंस कर सके. ठीक है. अच्छा, ये तो क्वेश्चंस हो गए जो मैंने आपसे पूछे हैं ऑडियंस के हवाले से. अब मैं एज अ ट्रेनर आपसे सवाल जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए एक ट्रेनर में सो दैट कि वो अपनी पॉपुलेशन पे, अपनी ऑडियंस पे इफ़ेक्ट कर सके. बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल डेफिनेटली कि ट्रेनिंग हुई है बट वो उतनी इफेक्टिव नहीं हुई, लोगों का ऑडियंस जो है फीडबैक उस तरह से नहीं है. तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है? एक तो दूसरी बात ये कि क्या चीज़ें एज अ ट्रेनर होनी चाहिए सो दैट कि आप अपनी ऑडियंस को कवर कर सको. देखिए, एक रॉक स्टार ट्रेनर जो है ना, उसमें अगर हम रॉक के वर्ड को आइडेंटिफाई करें, सो R से बनता है एक ट्रेनर रिसर्चर होता है, ठीक है. O से बनता है कि ट्रेनर ऑब्जर्वर होता है, यानी वो ऑब्जर्व करता है, ऑडियंस को ऑब्जर्व करता है, डीप एनालिसिस करता है, कंटेंट को ऑब्जर्व करता है. C से फिर बनता है कि वो चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए तैयार होता है, वो कभी भी चैलेंजेस पे फेडअप नहीं होता, वो स्ट्रेस में नहीं जाता, वो गिव अप नहीं करता. फिर K से है कि वो कीनली अपने काम को करता है, यानी कि कहीं पे भी वो बिल्कुल उसको ये नहीं कहेगा कि बस मुझे आता है. अब ये रॉक का पहला फार्मूला आ गया. अब जब हम स्टार की बात करते हैं तो जो ट्रेनर है, रॉक स्टार ट्रेनर है, वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है, वो अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करता है. अच्छा, T से फिर है वो टीम प्लेयर होता है, वो ये नहीं कहता कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो लोगों को साथ लेके चलता है, उसको पता है कि ये काम टीम प्लेयर से होते हैं. ST. अच्छा, आगे हमारे पास आ जाएगा A और R. अब A से है कि वो अकाउंटेबल होता है, वो अपनी प्रोग्रेस को, अपनी जब वो कोई गलती करता है तो वो मिरर के सामने खड़ा होता है और वो देखता है कि ये मेरी वजह से हुई है. लेकिन जब कामयाबी मिलती है तो विंडो से सब टीम मेंबर्स को देखता है और कहता है कि ये हमारी वजह से हुई है, ठीक है. इट मीन के वो रिफ्लेक्ट करता है. सो ये रॉक स्टार का फार्मूला, ये वो ट्रेड्स हैं जो एक ट्रेनर में होने चाहिए. अगर ना हो तो डेफिनेटली इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज बहुत से ट्रेनर रिसर्च नहीं करते, क्रिएटिविटी नहीं लेके आते, ऑब्जर्वर नहीं होते, और वो कहीं ना कहीं पोजीशन की वजह से, अपने एक्सपीरियंस की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं. तो हमने उस ब्लॉकिंग में नहीं रहना. जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये कंटिन्यूअस जर्नी है लर्निंग की, इसको आपने रोकना नहीं है. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, क्योंकि बड़ी अच्छी नई फ़िलासफ़ी मेरे ख्याल से ये आपने क्रिएट की है, ये रॉक स्टार वाली. बिकॉज सीरियसली बहुत सारे लोग ऐसे मैंने खुद भी देखी हैं जो ट्रेनिंग्स बैक टू बैक ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं है. बेसिकली वो ट्रेनर नहीं होते, वो स्पीकर होते हैं. देखिए, स्पीकिंग इज़ टोटली डिफरेंट थिंग ना. ट्रेनिंग में आपने ख़ास बिहेवियर को इंजेक्ट करना है माइंड में, और ये पूरी आर्ट है.
जब तक आप इस आर्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते, इसकी डेप्थ में नहीं जाते, नहीं हो तो आप सकती नहीं है। कर सकते इम्पैक्ट। नहीं, और मुझे लगता है कि यही मसला है कि लोग इस चीज़ में जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि दे कैन स्पीक वेरी वेल, तो वो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। सो आजकल ये चीज़ हो रही है, फिर वो बिलीफ सिस्टम ऑडियंस का और फिर करवाने वालों का भी जो है वो Exactly, फिर exactly. थोड़ा सा ब्रेक होता है Very इस true, तरह से very है। बिल्कुल ठीक है। टाइम क्योंकि हमारे पास कम है, अपने सेशन को वाइंड अप करना है, इसलिए ये कि थैंक यू सो मच, आपने जज़ाकल्लाह अपना खैर, इतना thank you, कीमती वक्त हमें thank you, दिया। thank you, ताशा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, ख़ास तौर पे जो लोग ट्रेनिंग सेशंस करवाना चाहते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने आप को एज अ स्पीकर भी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सेशन जो है बहुत ही बेनिफिट होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।